नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेस नवलगढ़ के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है उसके बटन पे क्लिक कीजिए। हमारा अधिगम का टॉपिक चल रहा था, आज हम लेते हैं अधिगम के सोपान और प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोपान की। यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अधिगम होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने के लिए हमारे लिए क्या क्या स्टेप्स होना अनिवार्य है ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएं। यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता या प्रेरक या अभिप्रेरणा। मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन। नंबर 2, मैं एपी के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं। विभिन्न अनुक्रियाएं। इसके बाद में बाधाएं। यहां एक शब्द और है, तत्परता। नंबर 4, पुनर्बलन। नंबर 5, अनुभवों का संगठन। नंबर 6, लक्ष्य। देखिए, एक के बारे में चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता या प्रेरक, या फिर आप इसी को कह सकते हैं अभिप्रेरणा। यानी सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता का होना जरूरी है। यदि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। या फिर ये शब्द नहीं है एग्जाम में तो प्रेरक आ सकता है, ये भी अगर नहीं आए तो अभिप्रेरणा आ सकती है। कहने का मतलब है कि बिना आवश्यकता के, बिना अभिप्रेरणा के आप कोई भी कार्य करना नहीं सीख सकते। इसलिए मोटिवेशन का होना अनिवार्य है। दूसरी स्टेप्स की बात करते हैं, विभिन्न अनुक्रियाएं। मान लीजिए कि आपको मोटिवेशन मिल गया। मोटिवेशन मिलने के बाद में क्या करते हैं आप? बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। और जब वो आप कार्य करते हैं तो आपके सामने क्या आती हैं? बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। बाधा शब्द जो है वो किसके लिए? नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी। इसमें क्या है कि ये जो है ये नेगेटिव शब्द है वैसे। और तत्परता की पर बात करते हैं तो तैयार। आपको पता होगा कि जब हमारे सामने बाधा आती है तो उनका सामना करने के लिए अपन क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। तत्परता ये इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, आप यहां पर ये शब्द भी काम में ले सकते हैं। जब आप अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं तो आपको पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। हम कौन से पुनर्बलन को काम में लेंगे? हम धनात्मक को भी लेते हैं और ऋणात्मक को भी लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई गलत कार्य कर देते हैं और उसके बाद में आपको पुनर्बलन मिलता है ऋणात्मक, तो आप दोबारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण से आपके समाज में, आपके परिवार के द्वारा, आपके अध्यापक द्वारा आपको वहां पर डांट फटकार मिले। इसका मतलब आपने वहां से भी सीखा है। और धनात्मक की बात ये आती है, कोई आपने अच्छा काम किया है, आपने अपने परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा सम्मानित होते हैं, या फिर आपको वहां पर धनात्मक पुनर्बलन मिलता है, तो वो कार्य आप आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद में अनुभवों का संगठन। इस प्रकार आप कार्य करते रहे
होगी, आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में जब इनका संगठन हो जाता है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यहां मैं एक चीज बताऊं, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें कोई भी जो विषय वस्तु होती है, इस विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में आप बांटते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि सबसे मेन बात ये आती है कि जब आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीटिंग के एग्जाम्स आप देते हैं तो वहां शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, वहां सब्जेक्ट्स भी आते हैं, वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप उनको बांटते हैं और वो बांटने के बाद में मान लीजिए कि आप एक अपना चार्ट बनाते हैं और उसको स्टडी रूम में लगाते हैं कि आज हमें ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये तो आपके क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, जो कि आप उनको पूरा करते हैं। इस प्रकार आप अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हैं तो आप लास्ट में क्या होते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य जो होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है कि मुझे तो क्या करना है, केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में ही नहीं लगना है, बल्कि मुझे तो क्या है, टॉप 10 में आना है। ये भी लक्ष्य होना जरूरी है। चलो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, मान लीजिए कि कोई वैकेंसी ओपन होती है, चाहे वो रिट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, कोई भी हो, तो उनका ओपन होना वो आपके लिए क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। फिर आप बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। क्रियाओं की बात ये आती है कि आप क्या करते हैं, आप कोचिंग वगैरह है उनके अंदर जाने की तैयारी करते हैं या फिर और सही कई क्रिया करते हैं। जब ये आप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेंगे तो आपके सामने बाधाएं आएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बाधा किसी के जीवन में आती ही नहीं है। मान लीजिए बाधा आने का मतलब ये हुआ इस प्रकार से अपना जीवन चलता है। अरे भाई कोई बात नहीं, ये बीमार व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है तो आपने वहां मीटर में देखा होगा इस प्रकार लाइनें चलती हैं। ऐसे तो नहीं ना कि वो सीधी ही चले। अगर इस प्रकार सीधी चलती है इसका मतलब क्या हो गया, वो खत्म हो गया। यहाँ आप ये देखेंगे कि हमारे जीवन में भी क्या है, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं और इन बाधाओं को हम सही अनुक्रिया करके क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फिर वहां पर ये बाधा आपके कई बच्चों के सामने बाधा ये आती है कि मैं कोचिंग करूं तो मेरे पास क्या है, पर्याप्त राशि नहीं है। कईयों की बाधा उनके माता पिता बन जाते हैं कि नहीं अभी काम करना है, तैयारी नहीं करनी है। तो ये बाधाएं हैं, इनको आप क्या करते हैं, सही अनुक्रिया द्वारा दूर कर देते हैं। उसके बाद में आपको धीरे धीरे पुनर्बलन मिलता है। कोचिंग में इनमें क्या होता है, टेस्ट प्रोसेस अपनाई जाती है, टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो उनके कारण से फिर यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको वहां पर पुनर्बलन मिलता है। अच्छे नहीं आते हैं तो भी पुनर्बलन मिलता है, लेकिन वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है और उनके कारण से फिर आप सीखते हैं। धीरे धीरे आप में बहुत सारे एक्सपीरियंस आने लग जाते हैं, उनका एक कंपोजिशन संगठन बन जाता है और ऐसे करते करते लास्ट में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड, रीट या सेकंड ग्रेड जो एग्जाम है उसको फाइट कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया सोपान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन इसके बाद में प्रकार की। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यदि अपन इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में आप देखेंगे सामान्य रूप से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ लर्निंग। यहां पर मैं आपको बताऊं, ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 क्रियात्मक। इसका संबंध जो होता है वो ज्ञान से होता है, इसका संबंध जो होता है वो भावनाओं से होता है और इसका संबंध जो होता है वो किसी कार्य के कौशल से होता है। ठीक है, सिंपल सी बात बताई है मैंने आपको। ये यहां मैं आपको ये बताऊं कि ये जो भाग है इसको
तीन में बांटा गया है। ज्ञानात्मक अधिगम को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, दूसरा आपका है प्रत्यात्मक अधिगम, तीसरा आपका है साहचर्यात्मक अधिगम। ये तीन भाग हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है कि बालक प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे सीखता है? प्रत्यक्ष रूप से सीखना, किसी विषय वस्तु को देख करके सीखते हैं। आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन की जो बात करूं तो उसमें देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, वो जैसे इनके माता पिता कार्य करते हैं उनको देख करके वो सीखते हैं, जिसको आप अनुकरण कह सकते हैं। ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं तो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या है कि अपने माता पिता को देख करके मोबाइल को चलाना सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी विद्यार्थी होता है, कोई बालक जो होता है वो ज्यादा क्या है देख करके सीखता है। क्या करता है? वो देख करके सीखता है। यहां पर हम बात करते हैं प्रत्यात्मक की। इसमें बालक क्या करता है? तर्क के द्वारा, चिंतन द्वारा और कल्पना शक्ति द्वारा सीखता है। कल्पना शक्ति, तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति द्वारा क्या करता है? बालक इसके बारे में अध्ययन करता है और सीखता है। साहचर्यात्मक की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान जिसको आप कह सकते हैं, उसका नवीन जो नया ज्ञान अभी प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ संबंध स्थापित करता है। आपको पता है कई बार अपन ऐसा काम करते हैं कि पहले का ज्ञान जो होता है वो इस नए ज्ञान में हमारे लिए क्या करता है? वहां पर हमारा योगदान करता है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका पूर्व ज्ञान है, जो आपने पहले सीखा है, तो पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ संबंध, नवीन ज्ञान के साथ संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं भावात्मक। भावात्मक की मैं बात करूं तो इसका जो संबंध है वो ना तो ज्ञान से है, ज्ञान से भी नहीं है, ना ही इसका संबंध किसी कार्य को करने के कौशल से है। यानी ज्ञान से भी नहीं है, कौशल से भी नहीं है। तो इसका किससे है? इसका संबंध क्या है? केवल भावनाओं से है। किससे है? भावनाओं से। और यहाँ पर जो बालक होता है, इस बालक की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। बालक की रुचि जो है उसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं भावात्मक में कि विद्यार्थियों को यदि अपन कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं तो किसी विषय वस्तु को देख करके या प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वो आनंदित महसूस करता है अपने आप को। जिस प्रकार से आप भी कहीं जाते हैं तो किसी को देख करके क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्रियात्मक की मैं बात बताऊं आपको। क्रियात्मक के लिए आप ये देखेंगे यहाँ पर बालक क्या करता है? कोई भी कार्य जो है उस कार्य को करने का कौशल प्राप्त कर लेता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई बच्चा जो है वो संगीत में कौशल प्राप्त कर लेता है, कोई विद्यार्थी है वो नृत्य में कर लेता है, कोई जो है वो ड्राइंग में कर लेता है। इस प्रकार से किसी भी कार्य का कौशल प्राप्त करना वो अधिगम का कौन सा प्रकार है? क्रियात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि बच्चे जो है वो सीखते हैं। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूं कि कोई बालक जो है वो शैशवावस्था व बाल्य अवस्था, शैशवावस्था व बाल्य अवस्था में किसके द्वारा सीखता है? तो ध्यान करेंगे, शैशवावस्था व बाल्यावस्था द्वारा बालक जो होता है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? प्रत्यक्षात्मक।
यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके ज्यादा सीखता है, ये कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। एक बार आप इसके बारे में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक बार फिर से जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जैसे कि पहले वीडियो जो मैंने बनाए थे उन वीडियो में आपने मुझे बहुत लाइक किया है, तो आपका स्नेह और प्यार